नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय सेना ने पहली बार पुष्टि की है कि मई में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में उसके कुछ लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे। हालांकि उसने यह भी कहा कि 4 दिन तक चला यह संघर्ष कभी भी परमाणु युद्ध के मुहाने तक नहीं पहुंचा। यह बात भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के जरिए सामने आई है। सीडीएस चौहान ने शनिवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कितने विमान नष्ट हुए, बल्कि यह है कि वे क्यों नष्ट हुए। बता दें कि सीडीएस चौहान सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में भाग लेने पहुंचे हैं। वहीं पर उन्होंने यह बयान दिया। सीडीएस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ही भोपाल में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इतिहास का सबसे सफल सैन्य ऑपरेशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को भोपाल में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सफल आतंकवाद विरोधी अभियान बताया। ऑपरेशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने उन इलाकों में आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया जिनकी कल्पना पाकिस्तानी सेना ने भी नहीं की होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवादियों के माध्यम से छद्म युद्ध पूरी तरह से अस्वीकार्य है। बता दें कि रैली से पहले पीएम मोदी ने एक रोड शो में भी हिस्सा लिया, जिसमें महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनकर शामिल हुईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15,000 महिलाओं को सिंदूरी साड़ी एक दिन पहले ही भेंट कर दी गई थी ताकि वो इसमें हिस्सा ले सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने व्यापार वार्ता का हवाला देते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष रुकवाया है। ट्रंप ने एक बार फिर से ये बात दोहराई कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। मेरा मानना है कि यह परमाणु आपदा में बदल सकता था। वहीं अब कांग्रेस ने ट्रंप के दावों पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के कई बयान शेयर करते हुए इस मामले में पीएम मोदी से सवाल किया। एक्स पर अपने एक पोस्ट में जयराम रमेश ने लिखा कि डोनाल्ड भाई लगातार वही घटनाक्रम दोहरा रहे हैं कि कैसे उन्होंने 4 दिनों के भारत और पाकिस्तान युद्ध को रुकवाया। उनके मित्र नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए उनके दावों को अनदेखा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? जयराम रमेश ने लिखा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप भी वही कर रहे हैं जो मोदी हमेशा करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, यानी झूठ बोलना, या वो 50% सच भी बोल रहे हैं? मणिपुर में राजनीतिक गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मणिपुर के 23 भाजपा विधायकों ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब मणिपुर 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन के तहत है और राज्य विधानसभा निलंबित पड़ी है। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में भाजपा के पास 37 विधायक हैं, जिनमें से 7 कुकीजो समुदाय से हैं। शुक्रवार की बैठक में कुकीजो समुदाय के विधायक शामिल नहीं थे। इसके अलावा इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह भी शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि विधायकों ने निजी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर राज्य और इसके लोगों के व्यापक हित में एकजुट होकर काम करने का निर्णय लिया है। यह बैठक 28 मई को 10 एनडीए विधायकों द्वारा मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात के 2 दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने 44 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए लोकप्रिय सरकार के गठन की मांग की थी। विधायकों ने अपने बयान में कहा कि हमने एकजुटता और निस्वार्थ भाव से लोकप्रिय सरकार के गठन के रास्ते पर चर्चा की। हमारा मानना है कि मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ समावेशी संवाद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया है। मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। अब्बास अंसारी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जिनकी बांदा जेल में मौत हो गई थी। ये मामला साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे थे। 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर में हुई सभा में अंसारी ने अफसरों को देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद एसआई गंगाराम पिंड की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया और अब इसी भाषण के सिलसिले में उन्हें ये सजा सुनाई गई है।
भाषण के दौरान अंसारी ने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार बनी तो सभी अधिकारियों को रोककर यहां हिसाब किताब किया जाएगा। हालांकि अब्बास अंसारी के वकीलों का कहना है कि वो लोग इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे, लेकिन 2 साल की सजा के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाए जाने पर उनके वकील दरोगा सिंह ने कहा कि फैसला जो आया है उसमें 2 साल की सजा हुई है, जबकि मुकदमा जब कायम हुआ था उसमें मात्र 6 महीने की सजा थी। उन्होंने कहा कि बाद में पुलिस द्वारा उसकी विवेचना करके आईपीएस की धारा 153A और 506 के साथ ही धारा 186 और 189 जोड़ दी गई। वकील दरोगा सिंह ने कहा कि उसमें 2 साल की सजा आई है। 2 साल की सजा के आदेश से निश्चित रूप से हम असंतुष्ट हैं। इसके खिलाफ हम अपील दाखिल करेंगे। विधायकी के सवाल पर वकील ने कहा कि अगर सेशन कोर्ट स्टे कर देती है तो विधायकी बनी रहेगी और अगर नहीं करती तो कानूनी बिंदुओं के अनुसार विचार होगा। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला परिवहन घोटाले में रायपुर जेल में बंद आईएएस रानू साहू, आईएएस समीर बिश्नोई और राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। समीर बिश्नोई अक्टूबर 2022, सौम्या चौरसिया दिसंबर 2022 और रानू साहू जुलाई 2023 से रायपुर जेल में बंद थे। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों निलंबित अधिकारियों समेत 6 लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों को रिहाई के बाद छत्तीसगढ़ से बाहर रहने के निर्देश दिए, जिससे गवाहों और सबूतों को प्रभावित न किया जा सके। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कथित कोयला परिवहन घोटाले में ईडी ने कई छापेमारी के बाद 29 सितंबर 2022 को एक मामला दर्ज किया था। आरोप है कि सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई और रानू साहू ने सूर्यकांत तिवारी नाम के व्यापारी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन के लिए प्रतिटन 25 रुपए की अवैध वसूली की। ईडी का आरोप है कि इस तरीके से कम 570 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई, जिसमें कई विधायक, व्यापारी और अफसर शामिल रहे। सौम्या चौरसिया राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव थी। आईएएस समीर बिश्नोई खनन विभाग के निदेशक थे और आईएएस रानू साहू कोयला खनन वाले इलाकों की कलेक्टर थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन सेवा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। 100 दिन सेवा के कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जब रामलीला मैदान से एक आंदोलन शुरू हुआ तो हजारों लाखों लोग उससे जुड़े। लोगों ने उस समूह का साथ दिया कि शायद दिल्ली में देश में कुछ बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि वो लोग जो कहते थे कि हमें सत्ता का लालच नहीं है, इतने लालची हो गए कि सत्ता के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता था। एक राज्य की सत्ता मिली तो दूसरे की ओर दौड़ पड़े। सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक वर्कबुक भी जारी की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 24 घंटे लोगों की सेवा कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में भाजपा सरकार के 100 दिन को बीजेपी के विफलता के 100 दिन कहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक योजना लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि मई में चीन की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि लगातार दूसरे महीने धीमी रही। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने बताया कि औद्योगिक उत्पादन का एक अहम इंडिकेटर परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई फिर से 50 अंक के नीचे रहा। पीएमआई का 50 से नीचे रहना अर्थव्यवस्था में संकुचन को दिखाता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का पीएमआई मई में 49.5 रहा, वहीं अप्रैल में ये सूचकांक 49 था। चीन की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि में धीमेपन की वजह कमजोर निर्यात और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर बताई जा रही है। बता दें कि इस साल ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाली चीजों पर 145% टैरिफ और चीन ने अमेरिकी सामान पर 125% जवाबी टैरिफ लगाया था। इस महीने की शुरुआत में दोनों देश एक दूसरे पर लगाए गए उच्च टैरिफ दर को 90 दिनों के लिए रोकने को सहमत हुए थे। हालांकि शुक्रवार को ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को लेकर हुए समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वहीं चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका के दावों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अमेरिका से चीन के खिलाफ भेदभाव वाले प्रतिबंध बंद करने की अपील की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामले बढ़कर 2710 हो गए हैं, जिनमें से अधिकांश मामले केरल में हैं। महीनों की शांति के बाद भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं।
पिछले 24 घंटों में 7 मौतें भी दर्ज की गई, जिससे इस साल के पहले 5 महीनों में मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 2 मौतें हुई हैं, जबकि दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु में एक एक मौत दर्ज की गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.